दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जावेद शाह। दर्शकों, बात करेंगे जलगांव के अमलनेर तालुका के छोटे से गांव बिटावत की। छोटा बिटावत, जहां पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, वाकया पेश आया। 21 साल का नौजवान सुलेमान अब्दुल रहीम खान, जो 21 साल का था, 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद इस नौजवान ने पुलिस भर्ती के लिए अप्लाई किया और उसी का फॉर्म भरने के लिए वो अपने गांव बिटावात से जामनेर, जो 22 किलोमीटर है, उस गांव में जाता है। फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद पुलिस स्टेशन के पीछे एक ब्रांड कैफे है, उस कैफे में कॉफी पीता है। खबरें जो आ रही है उस खबरों के हवाले से आपको बताएंगे। उस कैफे में सुलेमान खान एक 17 साल की लड़की के साथ बैठकर कॉफी पी रहा था। सुबह 11 बजे थे, पीर का दिन था, 11 अगस्त, जहां पूरा देश अमृत महोत्सव की तैयारी कर रहा था। देश अपने आजादी की ओर था, तो वहीं दूसरी ओर जहां एक तरफ देश आजादी के जश्न में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ किसी की आजादी को छीना जा रहा था। क्या थी उसकी आजादी? उसकी आजादी खुली जिंदगी जीने की आजादी, किसी से भी बोलने की आजादी, कुछ भी करने की आजादी। इस संविधान की दी हुई आजाद भारत में आजाद लोगों को जो आजादी संविधान ने दी है, उसी आजादी के मगन था सुलेमान खान। 17 साला एक लड़की के साथ कॉफी पी रहा था कि अचानक उस ब्रांड कैफे में 10 से 12 लोग पहुंच जाते हैं। ये 10 से 12 लोग कौन है, आगे खबर में हम आपको इनके नाम भी बताएंगे, इन पर जो FIR हुई है वो भी बताएंगे, और इनका ताल्लुक किस हिंदू संगठन से है, किस राजकीय पार्टी से है, कौन से नेता के ये कार्यकर्ता है, वो भी बताएंगे। पहले आपको सुलेमान की वो कहानी बताते हैं कि जो कैफे से शुरू हुई। ब्रांड कैफे जो जामनेर गांव में है, जामनेर पुलिस स्टेशन के पीछे है, 300 मीटर की दूरी पर है। कैफे में 10 से 12 नौजवान आ जाते हैं, सुलेमान को पीटने लगते हैं। सुलेमान को पीटते हुए कैफे से बाहर ले जाते हैं, गाड़ी में डालते हैं, अनजान जगह पर ले जाते हैं और उसे सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पीटा जाता है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि 300 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन की दीवार से लगकर ब्रांड कैफे एक नौजवान को पीटा जाता है, किडनैप किया जाता है, गाड़ी में डालकर ले जाया जाता है। पुलिस को कोई कानो कान खबर नहीं होती है। क्या पुलिस को वाकई खबर नहीं थी, या फिर पुलिस को खबर थी मगर किसी का दबाव था? अगर दबाव था तो किसका था? क्योंकि जो कार्यकर्ता, जिन लोगों ने सुलेमान को किडनैप किया था, वो कौन थे, आगे खबर में हम आपको बताएंगे। सुलेमान को पीटा गया, इतना पीटा गया कि सुलेमान की मौत हो गई। सिर्फ पीटा ही नहीं गया, उस पर अन्याय किया गया, उसके साथ टॉर्चर किया गया, मॉब लिंचिंग की गई उसके साथ। मॉब लिंचिंग इस तरीके से की गई कि उसके जिंदा नाखूनों को खींचा गया, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा मार से खाली नहीं था। 10 से 12 लोगों का मिलकर एक नौजवान को मारना, उसकी उम्र ही क्या थी, 21 साल का नौजवान, जिसने अभी अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव भी नहीं देखे थे, अपनी जिंदगी के सुख और दुख भी नहीं देखे थे। उसने सही ढंग से दुनिया को समझा भी नहीं था, दुनिया में चल रहे जातिवाद और भेदभाव को पहचाना भी नहीं था। उसकी जिंदगी एक कॉलेज की जिंदगी थी, लेकिन उसके साथ इस तरीके का अन्याय ऐसे लोग करते हैं, जो लोग समाज में कुछ नहीं करते, जो किसी की अर्गागिरी करते हैं, नेताओं की चमचागिरी करते हैं और कुछ हिंदू संगठनों के पद लेकर उसका गलत दुरुपयोग करते हैं। सुलेमान अब्दुल रहीम खान को इस तरीके से पीटा गया, फिर उसके घर इन्फॉर्म किया गया कि आपके बच्चे को पीटा जा रहा है। फिर उसे जामनेर गांव से निकालकर छोटे बिटावत गांव में उसके घर ले जाया जाता है। उसके घर के पास एक चौक है, उस चौक पर भी उसे रिंगन बनाकर पीटा जाता है।
जब उसे बचाने के लिए उसके बूढ़े दादा, उसके पिता, उसके वालिद, उसकी वालिदा, उसकी माँ और उसकी 2 बहनों में से एक प्रेग्नेंट बहन जब अपने पिटते हुए छोटे भाई को देखती है तो उसे बचाने के लिए जाती है। लेकिन ये जो लोग राजकीय नेताओं के पदाधिकारी है, राजकीय पार्टियों के पदाधिकारी है, हिंदू संगठनों के पदाधिकारी है, जिनका मानना ये है कि हमने हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है, हमने भारत देश का ठेका ले रखा है, इन लोगों ने सुलेमान को पीटा और उसी के साथ बचाने वाले उसके दादा, उसके पिता, उसकी वालिदा और उसकी दोनों बहन को भी मारपीट की। गांव के लोग जब उसे बचाने के लिए आए, छोटे बिटावत गांव में अब्दुल रहीम खान का एक अकेला घर है जो मुस्लिम समुदाय का है, लेकिन उस गांव में आज तक कभी अब्दुल रहीम खान को कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन कुछ इस तरीके की सोच रखने वाले, इस तरीके की जातिवादी सोच रखने वाले, क्योंकि जिस तरीके से आज भारत देश में बीजेपी द्वारा बांटो और राज करो की राजनीति चल रही है, उससे भारत के सैकड़ों गरीब परिवार से आने वाले नौजवानों की मानसिकता को खराब किया जा रहा है और उसी खराब मानसिकता के चलते इन्हें ताकत, शक्ति और खर्चे भी दिए जाते हैं ताकि वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे। अब हम आपको याद दिलाते हैं संतोष देशमुख का वो प्रकरण, बीड़ प्रकरण। बीड़ में भी बिल्कुल इसी तरह संतोष देशमुख को किडनैप किया गया था और उसके साथ भी किडनैप करने के बाद इसी प्रकार से मारहान की गई। उसे इस तरीके का टॉर्चर किया गया था जिस तरीके से आज सुलेमान को किया गया है। संतोष देशमुख को इस तरीके से मारा गया था कि उसके जिस्म का हर हिस्सा मार से पीड़ित हो चुका था। इसी प्रकार से सुलेमान खान को भी मारा पीटा गया, नाखून खींचे गए, गांव ले जाया गया, गांव के चौराहे पर मारा गया और जब गांव के लोग बचाने के लिए आए तो उनसे कहा गया कि अगर कोई भी इसे बचाने आएगा तो उसका भी हाल यही होगा। गांव के लोगों का कहना है कि इस तरीके का वातावरण और मंजर तैयार किया गया था कि ऐसा लग रहा था मानो जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है। जिस तरीके से हम फिल्मों में देखते हैं कि कुछ गुंडे मिलकर एक निहत्थे को मारते हैं और बीच में आने वाले लोगों पर दहशत बनाते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से दहशत बनाई गई। सुलेमान की पिटाई के बाद जब घर के लोगों ने उसे अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में डाला तो डॉक्टर ने उसे मृत्यु करार दिया। संतोष देशमुख का मामला अलग अलग पार्टी और राजकीय नेताओं ने अधिवेशन में उठाया। मामला सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच गया। मीडिया में ज्यादा बदनामी होने लगी क्योंकि जिन लोगों ने इस वारदात को संतोष देशमुख के बीड़ प्रकरण को अंजाम दिया था वो भी किसी राजकीय आशीर्वाद से था और सुलेमान के साथ होने वाली वारदात भी किसी न किसी राजकीय आशीर्वाद का ही नतीजा है। ये तो पुलिस की जांच में ही सामने आएगा कि इनके पीछे आशीर्वाद देने वाला कौन था। हमारे पास जो तस्वीरें आई है उस तस्वीरों से जिन लोगों पर एफआईआर हुई है उनका ताल्लुक श्री हिंदू प्रतिष्ठान हिंदुस्तान संगठन से बताया जा रहा है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को जब हमने खंगाला तो उसमें श्री हिंदुस्तान प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के संभाजी भिड़े के साथ में उनकी तस्वीरें दिखाई दी है। वो उसमें आगे आगे दिखाई दे रहे हैं, उसमें वो कुछ ओहदों और पद पर भी है। वहीं दूसरी जानिब उनके सोशल मीडिया अकाउंट से हमें जो तस्वीरें, जो फोटोज, जो वीडियोस मिले हैं उससे उनका ताल्लुक तो बीजेपी पार्टी से है और वहां के स्थानिक एमएलए गिरीश महाजन और मंत्री से है। उसमें वो उनके कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए इलेक्शन कैंपेन्स, बैनर्स, पोस्टर्स में उनकी तस्वीरें दिखाई दे रही है। अभी आपको इसमें हम एफआईआर बता देते हैं और एफआईआर में जो मेंशन है आरोपियों के नाम वो भी आपको बताते हैं। नंबर 1 इसमें एफआईआर में अभिषेक राजपूत जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरा वहीं पर रंजीत रमा कृष्ण माताड़े, तीसरा आदित्य देवरे, चौथा सेजवर तेली और पांचवा कृष्ण तेली और उसके साथ अनेक नीचे कंप्लेंट में 10 से 12 लोग हैं
हमारे पास और भी नाम है, घनश्याम उर्फ वीरीलाल शर्मा और दीपक बाजीराव सूरज। ये 7 से 8 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनका ताल्लुक श्री हिंदुस्तान प्रतिष्ठान से है और बीजेपी की पार्टी और उनके नेताओं से है। अब इन पर आईपीसी की जो धाराएं लगी है, वो धाराएं भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि पुलिस द्वारा इन पर क्या धाराएं लगी है। वो धाराएं आप तक पहुंचाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 103(1), 103(2), जिसे जाति और धर्म के नाम पर अगर किसी के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है तो 103(1) और 103(2) लगाया जाता है। यानी कि पुलिस ने माना कि ये धर्म के नाम पर मारपीट की गई है, मॉब लिंचिंग है, इसीलिए 103(1) और 103(2) लगाया गया है। 140, 189(2), 191(2), 191(3), 190, 118(1), 115(2), 352 और 351(2) के तहत आईपीसी की धारा के गुना दर्ज किया गया है। इन 5 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। कोर्ट ले जाया गया था, जिसे जज ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी थी। उसके बाद दोबारा पुलिस ने जब कोर्ट में हाजिर किया तो 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। लेकिन इसी सारे मामले को लेकर मालेगांव शहर के साबिक एमएलए और इस्लाम पार्टी से ताल्लुक रखने वाले आसिफ शेख रशीद भी जामनेर गांव पहुंचे। जामनेर गांव से आसिफ शेख का काफिला बिटावत, छोटे बिटावत गांव पहुंचता है। छोटे बिटावत गांव पहुंचने के बाद आसिफ शेख और उनके साथियों ने पीड़ित के परिवार सुलेमान शेख के परिवार से, उनके वालिद, उनके दादा, वालिदा और बहनों से मुलाकात की। आसिफ शेख ने कहा कि हम आपके साथ हैं, तन मन धन से आपके साथ है, हर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम आपके साथ हैं, हम रास्ते से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई आपके साथ लड़ने के लिए तैयार है। जिसको लेकर उन्होंने वकीलों से भी बातचीत की और वकीलों की फीस के लिए आसिफ शेख रशीद ने अपनी जानिब से 50,000 रुपए नकद की मदद भी की है। अब देखना ये है, सवाल ये है कि सारे मामले में जहां हम बात कर रहे हैं कि एक कैफे में बैठे सुलेमान शेख एक 17 साल की लड़की के साथ बैठा था, जो उसकी आजादी है, जो उसे संविधान ने दी है। लेकिन जिन लोगों ने उसे पीटा, किडनैप किया, उसका मर्डर किया, उसका कत्ल किया, उन्हें किसने अधिकार दिया था? क्या सुलेमान शेख का उस लड़की के साथ कोई अफेयर था क्या? इसके कोई सबूत और पुरावे है क्या? क्या उनकी कोई कॉल डिटेल्स है क्या? क्या सुलेमान के मोबाइल में या उस लड़की के मोबाइल में दोनों की कोई तस्वीरें या फोटो है क्या? क्या उस लड़की के परिवार से जामनेर पुलिस ने जांच पड़ताल की है क्या? इन्वेस्टिगेशन किया है क्या? क्या उसके परिवार के लोगों ने कोई शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है क्या? क्या उस 17 साल की लड़की का कोई स्टेटमेंट आया है क्या? क्या उस लड़की ने, उसके साथ सुलेमान ने कोई जबरदस्ती, ब्लैकमेलिंग या किसी भी प्रकार का दबाव तंत्र वापर कर उस पर प्रेशर बनाया था, इस तरीके की कोई भी वारदात सामने आई है क्या? अगर नहीं है इन सारे सबूत, तो फिर इस तरीके से एक आजाद भारत के आजाद व्यक्ति को इस तरीके से संगठनों और पार्टियों से ताल्लुक रखने वालों को किसने अधिकार दिया? 300 मीटर की दूरी पर पुलिस की नाक के नीचे से सुलेमान शेख को किडनैप कर लिया जाता है, अगवा कर लिया जाता है, गाड़ी में डालकर उसे अनजान जगह ले जाया जाता है, 4 घंटे तक उसे मारा पीटा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, उसके जिंदा नाखूनों को खींच लिया जाता है। तब तक क्या पुलिस सो रही थी? क्या पुलिस को इन सारे मामले की इंफॉर्मेशन नहीं हुई क्या? क्या जिस कैफे से, जिस ब्रांड कैफे से सुलेमान को किडनैप किया गया, उस कैफे वाले की नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? क्या पुलिस को इन्फॉर्म करता कि मेरे कैफे से कुछ लोगों ने मेरे एक कस्टमर को मारपीट के साथ उसे किडनैप कर लिया है, उसने वो गाड़ी का नंबर और उन लोगों की डिटेल और जानकारी तुरंत ही 300 मीटर की दूरी पर पुलिस स्टेशन को क्यों नहीं दी? कैफे के मालिक ने पीआई को फोन क्यों नहीं लगाया? अगर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाता, पुलिस को इन्फॉर्म करता, तो शायद पुलिस एक्शन में आती और सुलेमान शेख को उन 10 से 12 अपराधियों समेत जिंदा बरामद कर लेती, जिससे सुलेमान की जान भी बच जाती और इन 10 से 12 बच्चे
जो आज मर्डर के केस में आरोपी हो गए, ये एक केस से भी बच जाते और किसी का एक लौता लखते जिगर भी बच जाता और इस तरीके की मॉब लिंचिंग भी नहीं होती। उस लड़की के परिवार वालों से क्या इन्होंने बातचीत की थी क्या? क्या वो लड़की के साथ सुलेमान ने कभी कोई जबरदस्ती की थी क्या? क्या सुलेमान का और उसका कोई अफेयर था क्या? ऐसे बहुत सारे जलगांव सवाल जिला यहाँ पर उठ जामनेर रहे टाउन जिसको में लेकर 11 उस तारीख इलाके को के शाम उस पे जिला के जिला असाधारण एसपी और एडिशनल 3-4 बजे इस एक पर 20 कामकाज कर साल का रहे हैं। लड़का और अब आवाम की तरफ से, पीड़ित परिवार की ओर से, उनके रिश्तेदारों की ओर से और अलग अलग दलों की ओर से एसआईटी द्वारा जांच की मांग की जा रही है। आसिफ शेख ने कहा कि इन लोगों पर जामनेर तालुके में और अंडर ट्रायल केस चलाया छोटा जाए। इस बेटावत तरीके से ये जो गांव है, संतोष देशमुख भीड़ प्रकरण में पुलिस ने यहाँ पर सुलेमान खान, निर्णय लिया था, सरकार रहीम खान पठान का निर्णय ले। एक नौजवान। अब देखना यह है कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं का जामनेर के बिटावत गांव में दौरा हो रहा है, पीड़ित परिवार से मिला जा रहा है और उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। कहीं राष्ट्रवादी शरद पवार गुट, कहीं कांग्रेस, तो कहीं समाजवादी, तो कहीं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इससे ये बात साबित होती है कि इस देश में आज भी सेकुलरिज्म कायम है और संविधान पर, कानून पर, न्याय पर, व्यवस्था पर यकीन है। लेकिन कुछ लोग लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने, देश में दंगा जैसी सूरत पैदा करने, दो धर्मों को आपस में लड़ाने और जातिवाद को बढ़ावा देकर देश में अशांतता फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर मकोका लगाया जाना चाहिए। आसिफ शेख ने उसी मतदार संघ के एमएलए और मंत्री गिरीश महाजन को वक्त दिया है कि आपका ये मतदार संघ है, आप सरकार के मंत्री हैं, आपकी सरकार है, आप एक पत्र लिखेंगे और एसआईटी द्वारा इसकी जांच की जाएगी। लेकिन इसको लेकर जब मीडिया ने गिरीश महाजन से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि एसआईटी द्वारा जांच होनी चाहिए तो सरकार एसआईटी से जांच करवा ले। लेकिन खुद गिरीश महाजन इसका पत्र नहीं लिखेंगे। इससे यह बात साबित होती है। गिरीश महाजन से जब पूछा गया कि कुछ लोगों का कहना यह है कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उसका ताल्लुक बीजेपी पार्टी से है और वो कुछ पदों पर भी है, इस पर उन्होंने कहा कि लोग कुछ भी कहेंगे, किसी का नाम है तो दे दो, पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार कर लेगी, मेरा भी नाम दे दो, मैं भी सिलेंडर कर लेता हूं, पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर ले। इस तरीके का उन्होंने उड़ाउड़ी का उत्तर दिया। जबकि गिरीश महाजन की नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी थी कि उनके मतदार संघ में इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब करने की जिन लोगों ने कोशिश की, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। एक नौजवान को आपके मतदार संघ में मॉब लिंचिंग के जरिए उसके नाखून खींचकर चौक चौराहों पर परिवार के सामने, परिवार के साथ पीटा जाता है और आप उन परिवार से मिलने तक नहीं जाते। इससे आपकी नियत को दर्शाता है। उस इलाके में रहने वाले लोगों के बहुत सारे सवाल हैं। क्या सरकार सुलेमान शेख को इंसाफ दिलाएगी? क्या सरकार सुलेमान शेख के केस में एसआईटी द्वारा जांच करवाएगी? क्या सरकार संतोष देशमुख जैसा मकोका सुलेमान केस पे भी लगाएगी? क्या सरकार अंडर ट्रायल तौर पर इस केस को चलाएगी? क्या बहुत सारे सवाल महाराष्ट्र की सेकुलर जनता और माइनॉरिटी की जनता में चल रहे हैं। अब सरकार के लिए एक चुनौती है, सरकार के लिए एक विश्वास जीतने और अल्पसंख्यक के भरोसों पर खरा उतरने का वक्त है। क्या सरकार अल्पसंख्यक के भरोसे पर खरा उतरेगी या नहीं उतरेगी, या फिर अपनी पार्टियों के पदाधिकारी और हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों को बचाने में सरकार अपना रोल अदा करेंगी? पुलिस की एफआईआर तो काफी कड़क बताई जा रही है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल सही सीम तो अगर नहीं जाती है तो शायद सुलेमान शेख को इंसाफ नहीं मिलेगा, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा और फिर एक बार लोगों का भरोसा, विश्वास न्याय से, इंसाफ से उठ जाएगा। अब देखना ये है कि इस केस में कौन कितना किरदार अदा करता है, कौन इस केस को आखिर तक ले जाता है, कौन इस केस में सुलेमान और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने में अपनी भूमिका निभाता है, या फिर उस लड़की के परिवारों का इसमें क्या है, अभी तक उनकी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है।
हालांकि उस इलाके के जिला एसपी, एडिशनल एसपी का कहना यह है कि हम इसमें निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, लेकिन लोगों की ओर से ये कहा जा रहा है कि जामनेर पुलिस स्टेशन के पीआई इस पर सही ढंग से जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। जो इसके आयो है उन्हें इस ओहदे से, इस पद से हटाया जाए और इसकी जांच कोई आईएएस ऑफिसर द्वारा की जानी चाहिए। इस तरीके का लोगों का ख्याल भी सामने आ रहा है। ये केस इतना गंभीर है कि इस केस पर जितनी डिटेल और तफसील से बात की जाए तो इस केस में एक एक बातें सामने आएंगी। हम इस पर अगली खबर भी बनाने की कोशिश करेंगे और इस केस में आगे क्या इंप्रूवमेंट होता है, इसके मास्टरमाइंड कौन है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनके ऊपर किस तरीके से अगले और धाराएं लगाई जाने वाली है, सुलेमान शेख को इंसाफ दिलाने के लिए कानून किस तरीके से ईमानदारी से काम करता है या नहीं करता है। कुछ सामाजिक संगठनाएं जो आज तो सुलेमान के परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन क्या कल वो सुलेमान के परिवार के साथ खड़ी होंगी क्या, ये भी हम देखेंगे। इस तरीके के कई केसेस महाराष्ट्र में होते जा रहे हैं। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या महाराष्ट्र, यूपी और बिहार तो नहीं बनता जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, जो गृह मंत्री है, वो कानून व्यवस्था की बात तो करते हैं, पुलिस की कारकर्दगी की बात तो करते हैं, लेकिन इस केस में अभी तक उनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। अब देखना यह है क्या एसआईटी द्वारा इसकी जांच होगी या नहीं होगी। हम बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपका अपना ओपिनियन इस खबर को लेकर क्या है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आपके पास कोई जानकारी है, कोई खबरें हैं तो आप हम तक जरूर पहुंचाइए। हम उस पर भी खबरें बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया, जाबिर शाह के साथ। अगली खबर के फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ। तब तक के लिए शब बखैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।